हमारे चैनल श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th का देखिए परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या है, उसको ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है उसको जानिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? कोई भी आपसे पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए हम फिगर बनाए हैं यहां से। ये एक माध्यम है, ऊपर हवा और दूसरा है नीचे ग्लास मतलब कांच। अब एक बात और समझिएगा कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक को विरल कहते हैं, एक को सघन कहते हैं। जैसे हवा को आप विरल माध्यम कहेंगे, रेयरर मीडियम कहते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको कहते हैं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। इसको क्या कहेंगे? सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। अब यहां पर देखिए कैसे विरल किसको कहेंगे। तो देखिए ठेठ भोजपुरी में ये समझिए, विरल माने फान आ सौ घन, घन माने घन होता है, नहीं कहते बड़ा घन बैठे हैं, मतलब क्या एकदम पास पास होंगे तो उसको सघन कहेंगे, आ दूर दूर होंगे तो विरल कहेंगे। जैसे हवा है और उसकी अपेक्षा, देखिए एक चीज, हवा और जल ले ले, हवा और जल, एयर और वाटर, तो एयर क्या होगा? विरल हो जाएगा और जल वहां पर क्या होगा? सघन। लेकिन जल और कांच लें, यानी कि वाटर और ग्लास लें, तो वाटर जो होगा वहां रेयरर मीडियम होगा, यानी विरल माध्यम होगा। वाटर और ग्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या कहता है हमारा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब है कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देख रहे हैं ना, ये किरण जाना चाहिए सीधे ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है? यह मुड़ जा रहा है किसकी ओर? नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर। यही मैं लिखा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्लियर? दूसरा इसका कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। एकदम ट्रिक से समझिए। देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए हवा है और पानी है। मान लीजिए आप गंगा जी किनारे गए हैं, गंगा जी किनारे गए हैं और बालू पर एक बार दौड़िए और उसी से आप दौड़ने लगिए पानी में, तो आप देखेंगे कि जब हवा में जा रहे थे, मतलब बालू पर जा रहे थे, तो उस समय एकदम सीधे जा रहे थे ऐसे, लेकिन जो ही पानी में गए तो ऐसे झुक जाएंगे। आप झुक जाएंगे भाई, आप देखिए झुक जाएंगे, नहीं झुक जाएंगे। तो यह कौन सा हो जाएगा? यही कहलाएगा आपका क्या कि सघन माध्यम में जब जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। अब देखिए सघन माध्यम, जैसे मान लीजिए पानी में से नहा करके और तुरंत आप घर आना चाहते हैं, तो पानी में से जब निकलेंगे ऐसे तो घर कैसे भागेंगे? तिरछे भागेंगे ऐसे। आप सोचिएगा कैसे भागेंगे? अरे भाई घर कैसे भागता है? ऐसे तिरछे भागते हैं। तो वही हो गया आपका क्या? अपवर्तित होगी किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी। समझिएगा, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी,
जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर? ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा आप लोगों को? याद करिए, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप एगो और एग्जांपल ले लीजिए। ईख का खेत देखे हैं? ऊख का देखिए, ऊख का कैसे खेत होता है? आप सीधे दौड़िए ऐसे, ऊख के खेत में जाएंगे तो अभिला कैसे ऐसे झुक जाएंगे। ऊख के खेत में है, ऊख के खेत में हमारे ऊख का खेत है और उसमें से निकलेंगे तो ऐसे ही तिरछे भागेंगे, तो ये तिरछे भाग गए। ये याद रखिए, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको। अब चलिए, इसके बाद है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके निम्न दो नियम हैं। इसके निम्न दो नियम हैं। कौन कौन? तो पहला, आपतित किरण, देखिए फिगर में पहला सा समझ में आ जाएगा नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या बोलेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? और दूसरा है कि किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या से भड़क रहे होंगे। ज्या मैंने साइन, ज्या मैंने क्या? साइन। आपतन कोण का साइन भी लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण का साइन तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव नियत होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं उस नियम को फिर से, क्योंकि जगह नहीं था। अब देखिए क्या करेंगे। आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होगा, 1:2 हो जाएगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1:2। अब देखिएगा, 1:2 को पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो 1:2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या है? 1:2 क्या बोलेंगे? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर?
अब आप देखिए 1n2 को आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या, V1/V2। यह भी एक फॉर्मूला है, यानी 1n2 इज इक्वल टू V1 मतलब पहले माध्यम में अरे समझ में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, 1n2 का मतलब हो जाएगा इतना। क्लियर है इतना? 1n2 बराबर क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अब बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, यदि पहले माध्यम के स्थान पर हवा ले लिया जाए और दूसरे के स्थान पर कोई माध्यम हो, यानी कि निर्वात के सापेक्ष, यहां पर निर्वात ले ले, निर्वात के सापेक्ष यहां लिख दे रहा हूं, निर्वात के सापेक्ष किसी निर्वात के सापेक्ष, निर्वात मतलब वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट इसको कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए थोड़ा मैं ब्राड लिखवा रहा हूं आपको, घबराइएंगे नहीं, केवल नियम कहेगा तो आपको दो ही नियम लिख देना है, अपवर्तन का नियम कहेगा तो। ये मैं थोड़ा लेवल उठा के बता रहा हूं आपको, ताकि आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, समझिए, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, सी, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, भी, तो एन बराबर C/V हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी आ गया आपका, एन इज इक्वल टू C/V। भाई देखिए, इतना ब्रांड आपको नहीं बताया कोई, मैं बता रहा हूं, बहुत सीरियसली बता रहा हूं क्वेश्चन को। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम कोई दूसरा हो और दूसरा माध्यम भी दूसरा हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष, यहां पर देखिए, यहां पर छूट गया है मेरा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, एक मिनट छूट गया थोड़ा सा, माध्यम के अपवर्तनांक को दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्षिक
अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है इतना? देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। इसको जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको सापेक्ष भी बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लेंगे तो वहां पर जो अपवर्तनांक होगा उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है इतना? याद रखिएगा। अब चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बनता है आपका, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या चेंज नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कंपटीशन देने जाएंगे तो एक नंबर का यह क्वेश्चन फिक्स है, मैं गारंटी दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, केवल आवृत्ति चेंज नहीं होती है, बाकी सभी चीजें चेंज हो जाती है। याद रखिएगा कौन कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यानी कि अपवर्तन की जब घटना होती है तो वहां पर केवल आवृत्ति चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी सभी चीजें चेंज हो जाती हैं। याद रखिएगा, बाकी टोटल चीजें जो होती हैं वो चेंज हो जाती है। कौन सा चेंज नहीं होती है? केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है बस, और बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आएंगे इसमें, ये हो गया। अब आप v बराबर जानते होंगे। अरे भाई v बराबर एन लेमडा होता है ना, उससे भी लगा सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। केवल आपको यही याद रखना है कि कौन सा चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। एक क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा बता दूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसमें मैं क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को, ये है क्वेश्चन। अच्छा चलिए पहले अभी बता ले रहा हूं, कंप्लीट कर ले रहा हूं, तब बताऊंगा। नहीं मूर्ख, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इसका इंग्लिश जान लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ठीक है, अब देखिए साइन आई 1n2 इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1n2 इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। क्लियर? यदि मार्ग उल्टा हो जाए तो 2n1 इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? 1n2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट। और 2n1 जब मार्ग उल्टा होगा तो उलट जाएगा साइन आर बाई साइन आई। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन फर्स्ट
multiply by equation first and second। चलिए, तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू क्या होगा? तो साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल और साइन आर से साइन आर कैंसिल। तो अब देखिए 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है इतना? यदि यहां पर 2n1 निकालना हो 2n1 तो 1/1n2 हो जाएगा। बात समझिए, 2n1 मतलब कि दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का, तो जब बटा में चला जाएगा तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है 2n1 तो 1/1n2 हो गया। जब यही अपान में जाएगा तो उलट जाएगा, ये यहां ये यहां। जैसे यहां पर देखिए, ये एयर था हमारा और ये ग्लास था, यही था ना। तो यदि हमको ANG निकालना, ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, तो अपान में जब जाएगा तो GNA हो जाएगा। नहीं आया सॉरी। अरे भाई यहां पर जैसे मान GNA ही लेना हो आपको तो 1/ANG हो जाएगा। सोचिएगा GNA जो होगा वह क्या होगा 1/ANG हो जाएगा। यानी कि जब बटा में जाएगा, यही चीज बटा में जाएगा तो उलट जाएगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। बस यही ध्यान देना है इसमें। हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, जब बटा में लेके जाएंगे तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन हो जाएगा। क्लियर? ये 2 के लिए था। देखिए 2 है तो पहला 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। अब यदि 3 माध्यम हो जाए तब क्या होगा? देखिए यदि 3 माध्यम, बात समझिए, यदि 3 माध्यम, यदि माध्यम, देखिए वैसे ही ले रहे हैं 3 माध्यम मान रहे हैं। देखिए कैसे मान रहे हैं, वायु, वायु को अंग्रेजी में एयर कहते हैं ना, ये मान रहे हैं। जल, जल को क्या कहते हैं, वाटर, W। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं ना, ना हमको याद है, जल को W कहते हैं तथा कांच को देखिए, मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे रहा हूं अपवर्तन का। आप लोग शीशा का गिलास रखे होंगे घर पर, गिलास रखे होंगे, उसमें पानी डाल दीजिए, एक कांच का छड़ लीजिए, मैंने शीशा का छड़ ले लीजिए और उसमें डालेंगे तो लगेगा कि शीशा का जो आपका छड़ है वो टूटा हुआ है। लगेगा आपको कैसा कि टूटा हुआ है ये, लेकिन एक्चुअल में टूटा नहीं है। वो किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन कारण हो रहा है। यदि आप ही को एक कांच का प्लेट वो दे दिया जाए, चाहे मान लीजिए कि कांच का एक कटोरी दे दिया जाए और उसमें एक सिक्का डाल दिया जाए और आपको दे दिया जाए, उसके बाद आपका आंख बंद करा दिया जाए, कहा जाएगा शीशा वो सिक्का निकालिए, आपसे सिक्का नहीं निकल पाएगा। जानते हैं क्या होगा कि सिक्का वहां से रिप्लेस हो जाएगा। क्यों? रिफ्लेक्शन से। यानी कि वहां जहां रखे थे वहां आपको नहीं दिखेगा,
वो होगा, वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा वहां से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यही है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यही कंडीशन होता है। तो अब देखिए, यदि तीन माध्यम वायु, जल और कांच हो, तो देखिए पहला माध्यम जो होगा, अब देखिए पहला, देखिए अब ऐसे ही लेंगे, देखिए इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, ठीक। तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n बराबर है। देखिए घुमरैया खेला जा रहा है, कैसे? पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला बराबर 1। यहाँ हुआ था वो है पहला दूसरा दूसरा पहला, तो ये वो था, यहाँ 1 हो गया था। पहला दूसरा दूसरा पहला, तो 1 हो गया था। अब यहां पर अब देखिए पहला आप ले लीजिए वायु, दूसरा का क्या है? जल। यहां पर क्या है? जल। जल को W, यह कांच हो गया। ये क्या है? कांच। Gn 1 माने A, ठीक है। अब देखिए, अब WNG जो होगा 1 अपन क्या होगा? WNG। तो देखिए इसको बटा में लेके चले जाएंगे, कैसे? तो ANW इंटू GNA। बात समझिएगा, थोड़ा ब्रांड कर रहा हूं, घबराइएगा मत। इन्हें कहेंगे कि बाप रे अभी को कहां से ले आकर रख दिए हैं आप, तो थोड़ा ब्रांड चलिए, पढ़ाई जम के चले, ठीक ना? हाँ, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। WNG हो गया 1/ANW इंटू GNA हो गया, क्लियर? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, WNG इक्वल टू, ये तो वायु के सापेक्ष है, इसको ऊपर लेके जाइए। ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ANG। ये वाला ऊपर जब जाएगा तो GNA उतरेगा तो क्या होगा? ANG। इसको उतार दीजिए ऐसे ही, देखिए फार्मूला तैयार हो गया आपका। अब आपको टेक्निक मैं बता दे रहा हूं, WNG कैसे निकालेंगे। ये तो कॉमन चीज है, ये रहेगा चाहे नहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। बाद वाले को ऊपर, शुरू वाले को पहले। देखिए क्या किया हम, अरे भाई जी बाद में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, पहला वाला नीचे। यह ध्यान रखना है हमेशा। जैसे कह दिया जाएगा लोहा के सापेक्ष स्टील का निकालिए, तो स्टील वाले को ऊपर और लोहा वाले को नीचे। जिसके सापेक्ष कहेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरा, तो दूसरा का रहेगा ऊपर और पहले का रहेगा नीचे। अरे भाई कॉपियां उलाट देते हैं तो दूसरा का ऊपर नहीं चला जाता है, ये तो उलाटना है इसमें। WNG मतलब हो जाएगा NG, देखिए NG नीचे वाला ऊपर चला गया, अब बटा में एंड। कहीं भूलना नहीं है, एकदम गारंटेड मैं कह रहा हूं। ये भूल जाएंगे तो है ठीक नहीं होगा। इसमें क्या करना है, 3 मीडियम लेना है। जैसे 2 मीडियम आप लिए थे यहाँ पर, वैसे ही 3 मीडियम ले लिए। 3 माध्यम A, वायु, जल और कांच। 1n2 2n3 3n1 ANW WNG GNA। कैसे लिख रहा हूं समझिएगा। पहला दूसरा देखिए ANW, दूसरा का तीसरा WNG, तीसरा का पहले का, तीसरा का क्या है GNA पर 2। इसको उतार दिए वैसे ही, एक के बटा में इन दोनों को लेकर चले गए। तो इसको तो वैसे रंग ANW, इस बटा वाला को बेचारा को ऊपर लेके गए, तो ANG हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपान में ANW। वैसे ही आप NG अपान में NW लिख सकते हैं। और एक बात और सुनिए, देखिए मैं इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रिटिकल एंगल,
क्रांतिक कोण। देखिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट। इस क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं, समझ लीजिए, मैं गारंटी कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? देखिए पहले फिगर देखना जरूरी है। जैसे हई माध्यम हो गया विरल, रेयर, ये हो गया सब, इसको कहते हैं डेंसर। यहाँ जो है कोई रे जा रही है, ऐसे सी बन रहा है। अब जब प्रकाश की किरण जाकर के ऐसे हो जाए, यानी जो पृथक कर रही है रेखा इस माध्यम को, जैसे मान लीजिए कि यह तो सघन माध्यम है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। वह एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यह हमारा नॉर्मल। तो परिभाषा समझिएगा क्रांतिक कोण का परिभाषा, मैं लिखूंगा नहीं, लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण सम कोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण सम कोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर है इतना? क्या बोलेंगे? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए, यहां पर लिख दे रहा हूं, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण सम कोण होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए परिभाषा लिख भी दिया हूं, आप लोग बोर्ड से उतार लीजिएगा। अब देखिए अब यहां पर हमको लेना है 2n1 बराबर साइन आई अब बाई साइन आर। देखिए ध्यान दीजिए, साइन आई बाई साइन आर दूसरे के सापेक्ष पाने में। अब यहां आई इज इक्वल टू सी है, इसी को कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं क्रिटिकल एंगल, और आर के जगह पर हमारा क्या हो गया, यहां पर ये कोण 90 डिग्री। अब हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आई क्या पर सी अपान में साइन 90 डिग्री। तो 2n1 हो जाएगा का
साइन सी अपान में 1। तो यदि इसको सीधा कर दें 1n2 कर दें तो ये भी तो उलट जाएगा 1/sin सी हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 1/sin फार्मूला होता है। 1n2 को ही n कहते हैं, या साइन सी इज इक्वल टू 1/n। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1n2 इक्वल टू 1/sin सी, अब n इज इक्वल टू जाएगा 1/sin सी, और साइन सी को यहां लेके चले आइए 1/n, आप मिला भी लीजिएगा फार्मूला। n इज इक्वल टू हो गया 1/sin सी, या साइन सी इक्वल टू 1/n। बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक क्वेश्चन तो फिक्स बनता ही बनता है। अब है आपका क्या, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं वैसे कि यदि क्रांतिक कोण का मान, देखिए ये कोण जो है ना थोड़ा सा और बढ़ा दे, ये जैसे मान लीजिए कि यहां से इतना कोण था तो ये प्रकाश इस पर चली गई, यदि इसका वैल्यू थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, यहां पर ऐसे कर दें तो ये प्रकाश इसी में घूम जाएगी। यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे कि यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रहेगा, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको नोट कर लिए है ना, नोट कर लिए हैं? चलिए रोक करके भी नोट कर लेना है वीडियो को, बात समझिएगा आप लोग को, और क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक ना। आप लोग देख ही रहे कितना मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए भाई, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, इतना कौन बताएगा। एकदम ट्रिक द्वारा पढ़ाई हो रही है, ट्रिक द्वारा, बात समझ लीजिए। इतना आप लोगों को स्पेशल मैं मंच दे रहा हूं कि उसका जवाब नहीं है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन देखिए, लिखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष पूछा है, देखिए तो पहले दिया है वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का दिया है। जल को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं ना। चलिए 1.35 हो गया। अब कह रहा है कि यदि और कांच का अपवर्तनांक, कांच का माने ANG दिया है, 1.5 दिया है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, ध्यान दीजिएगा, कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का माने कि GNW निकालना है। क्या निकालना है? GNW। कैसे निकालेंगे देखिए, तो बाद वाला को ऊपर लिखना है, यानी कि ANW, W वाला A पहले कॉमन रहेगा, ANW अपान ANG हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ANW थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। चलिए छोटे लिखा जा रहा, मैं क्या करूं।
चलिए अपान में ANG हो जाएगा। अब ANW जो होगा 1.35 होगा, अपान में 1.50 हो जाएगा। अब आप भाग दे दीजिए, भाग दे देंगे तो आएगा 0.9 करके चेक कर लीजिएगा। अब कहेंगे मात्रक, तो इसका मात्रक नहीं होता है, क्या है, अनुपात है, कट के स्वाहा हो जाएगा पंडित जी वाला। बात समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं, मोस्ट से ही मोस्ट। कहेंगे कैसे मोस्ट से मोस्ट कर रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन 2017 में आया था, 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। इसी साल के पेपर में आप लोग पेपर निकाल के देखिएगा, सरकारी वाला जो पेपर आया था। अब सरकारी प्राइवेट मैंने कहा, तो जिसका सरकारी स्कूल में सेंटर पड़ा था उसका, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन, देखिए फिगर पहले बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आया है, देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, यहां पर वायु है, ये है 45, ठीक है। करे चित्र में प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश कर रही, माध्यम। अब ये किस कौन सा माध्यम ये पता नहीं है, कोई भी माध्यम हो सकता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। करे चित्र में प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर समझिएगा, आपतन कोण कौन होता है, यही होता है, तो ये पूरा तो 90 डिग्री होता है, तो I इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो 90 में से घट जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री। कहीं कहीं घटा रहे हैं तो उधर वाला जो कोण होगा वही आपतन कोण होता है, ये ना I होता है, ये ध्यान देना है। R कौन होता है, ये होता है, अभिलंब है ये ना, अभिलंब से कोण बनेगा। अब R बराबर देखिए 45 डिग्री, कैसे 90 में से 45 घटा दीजिए, 45 हो जाएगा। अब 1n2 क्या होगा या n क्या होगा, तो साइन I बाई साइन R। साइन I के जगह पर 30 अंश हो जाएगा, R के जगह पर 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। I के यहाँ पर 30, R के यहाँ पर 45। n इज इक्वल टू साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, साइन 45 का 1/कर्णी में 2। अब देखिए भिन्न के भाग का नियम क्या है, ऊपर का भिन्न जो करते हो 1/कर्णी में 2, कर्णी में 2/1, ये उलट जाएगा, बटा कर्णी में 2 हो जाएगा। तो आपका ये n का वैल्यू जो होगा 1/√2। यह क्वेश्चन इस साल 2020 में पूछा गया है और 2017 में पूछा है। कहेंगे 2017 में यूपी बोर्ड में नहीं, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया था। अब सीबीएसई वाला ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सीबीएसई ही यूपी हो गया है। सीबीएसई बोर्ड अब क्या हो गया, चेंज होकर के यूपी बोर्ड हो गया। तो आपको सीबीएसई वाले हो चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, सबको क्वेश्चन रखना है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, अब 2020 में हम लोग की परीक्षा में आया है, ठीक है। क्योंकि अब बुक उस समय चेंज नहीं थी, 2017 में हम लोग का बुक पहले वाला अलग था बुक, अब ये जो है बुक नया चेंज हो गया है, तो नए बुक में ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है एक बार बार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और ऐसा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई 10th वाले लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, सब पर सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बात समझिए, देख ही रहे मैं एक एक चीज उठाकर कहां से ला रहा हूं, आप लोग खुद समझिए। यदि मेहनत कर रहा हूं तो एक तो लाइक बन ही रहा है भाई आप लोगों का, और सब्सक्राइब बन रहा है। आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, और सभी लोग सहयोग करें, जी जान लगाएं, मेहनत करें और स्वस्थ रहें। चलिए।